हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की पढ़ाई भी। तो जैसा आपको पता है कि हमने हिंदी शुरू की थी दोबारा से सीईटी और रीट के लिए, ठीक है? तो आज उसकी एक हमने क्लास संवैधानिक स्थिति उसकी पढ़ ली थी हमने। संवैधानिक स्थिति, और भौगोलिक स्थिति ये बोल सकते हैं, या हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ वो हमने पढ़ लिया था। आज हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, वर्ण विचार। अब बच्चे बोल देते हैं कि सर ये टॉपिक लिखा नहीं हुआ है, सीईटी में मेंशन नहीं किया गया है। पर जब तक आप वर्ण विचार नहीं पढ़ोगे, आपको वर्णों का ज्ञान नहीं होगा, वर्ण कैसे टूटते हैं, कैसे जुड़ते हैं, आपको ज्ञान नहीं होगा, तो आप कभी भी संधि नहीं कर पाओगे। और संधि आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन की गई है, मतलब उससे प्रश्न आने वाले हैं अच्छे खासे। तो आपको संधि पढ़नी है, और संधि पढ़ने के लिए आपको वर्ण विचार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? रीट में तो जुड़ा हुआ है सीधा सीधा ही, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और सीईटी वालों को भी पढ़ना पड़ेगा भी, जरूरी है। इसलिए हम साथ साथ में इसको भी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं वर्ण विचार। तो कुछ बातें पहले, पहली बात है कि ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? अगर पूछा जाए कि ध्वनि क्या होती है, तो हमारे मन के जो विचार है उन्हें हम मौखिक रूप से, या बोल सकते हैं उनका उच्चारित रूप, मन के विचारों का उच्चारित रूप बोल सकते हैं। मन के विचारों का उच्चारित रूप। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये परिभाषा कहीं लिखी नहीं हुई है। देखो, इसकी परिभाषा हम कुछ भी बना सकते हैं। मेरा भी तो देखो, अगर मैंने ये लाइन लिखी है तो गलत नहीं है, हाँ कहीं भी मेंशन है, बट गलत भी नहीं है। हमारे जो मन के विचार है, मतलब मेरे मन में कुछ विचार आया, मैंने वो बोल दिया, तो वो ध्वनि है, ठीक है? और यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी? तो ध्वनि। मतलब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब इसके टुकड़े होना संभव नहीं है। मतलब मन के विचारों का आंतरिक उच्चारित रूप है, जो कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, ठीक है? अब अगला आता है वर्ण, कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण, एक मिनट रुको आप थोड़ा सा। हाँ, तो वर्ण क्या होता है? अब वही कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, या लिख सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप। हमने कुछ बोला, उसको लिखित रूप है, ठीक है? और यह है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब देखो, मैं अगर बोलूं कि लिखित इकाई तो वर्ण है। अगर मैं सीधा ही लिख दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई, केवल लिखे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी वर्ण होगा। अच्छा, सामान्य ऐसी बात है, समझ लेना। अगर आए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोनों ही रूप में क्या आएगा? वर्ण आएगा, ठीक है? अब इसके बाद आता है शब्द, कि शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? तो दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण मिलकर इकट्ठे होंगे और एक शब्द का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, परंतु सार्थक तरीके से, मतलब जिसका अर्थ हो। तो वर्णों का सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई।
भाषा की सबसे छोटी इकाई। कैसे? देखो, अगर मैं लिखूं, एक तो आज गर्मी है, थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना, थोड़ा सा मैं करता हूं, ठीक है। चलो, जैसे अगर मान लूं कि मैं लिखूं वर्ण, हमने लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर मैं लिख दूं क, ये मैंने क लिख दिया, तो इससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। हर कोई इसका अर्थ अपने हिसाब से निकाल सकता है। अगर मैं यही लिखूं कमल, मतलब इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, ये शब्द होगा, ये वर्ण होगा, बस। तो हमने अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी आएगा? शब्द आएगा, ठीक है। अब शब्दों को जोड़ दें तो क्या बनता है? वाक्य। शब्दों को जोड़ क्या बनता है? वाक्य। इसके लिए क्या बोलेंगे कि सार्थक शब्दों का सार्थक समूह है, कि सारे शब्द भी सार्थक होने चाहिए और अनेक क्रम में, जो उनका क्रम होता है वह भी सही होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं विद्यालय, राम, है, जाता, तो अब कहीं ना कहीं ये लिखे हैं, ये सारे शब्द हैं, परंतु इनका अर्थ नहीं निकल पा रहा है, ये सार्थक नहीं है। अगर इनको सही लिखे कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, मतलब अब इस पंक्ति का अर्थ निकल रहा है, मतलब यह सार्थक रूप से सही लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? तो यह क्या होगा? अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई, या आप भाषा की सबसे बड़ी इकाई बोल सकते हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। अब इसको अर्थ की दृष्टि से भी बोल सकते हैं, सामान्य रूप से भी बोल सकते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी आएगी? तो वाक्य। सबसे छोटी कौन सी आएगी? तो ध्वनि। पर मौखिक रूप से, अगर लिखित रूप से या सामान्य रूप से आए तो वर्ण होगा। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी आएगा? तो शब्द आएगा। इतनी बात समझ आ गई? अगर बोलूं मैं वर्णमाला क्या होती है, आपने पढ़ा होगा वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला बताओ एक मिनट में। हाँ, तो वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। मतलब हम वर्ण हैं, उनको सबको क्रमबद्ध किया, उनके समूह को क्या बोला जाता है? तो वर्णमाला बोला जाता है। आपने पढ़ी होगी भी वर्णमाला, जो हमारे ऐसे लेके ग तक है, वो सारी वर्णमाला का रूप है, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया? वर्णमाला। ये कुछ सामान्य बातें थी। आप इसका एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलो, अब पढ़ते हैं वर्ण विचार। तो अगर मैं पूछूं वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के वर्ण होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। संख्या पूछे तो स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। ये होते हैं 44। तो इनको बोला जाता है मूल वर्ण, मूल वर्ण। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमने 52 भी सुना था, अब हम 53 भी सुन रहे हैं, तो क्या है ये? मतलब इतने सारे हमें मूल वर्ण इतने मिल गए, कुल वर्ण इतने भी माना जाता है, इतने भी माना जाता है, ये दो डाटा मिलते हैं हमें कुल वर्ण के, ये दो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है। तो इनमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है।
तो हम ये जो कंफ्यूजन है हम अंत तक सारे इसको क्लियर करेंगे। मैं आपको अंत में सारा बताऊंगा कि स्वर कैसे, व्यंजन कैसे, ये मूल वर्ण कितने निकल रहे हैं, कुल वर्ण कैसे निकल रहे हैं, ये हम अच्छे से आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो और करते हैं शुरू। चलो एक बार मिटा ही देता हूं आपको सारा ना, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएंगे पूरा ही। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कोशिश करना कि साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहें। स्क्रीनशॉट ले लो तो भी क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप नोट्स बना लो। नोट्स बनाओगे तो आपका फायदा होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? तो स्वर और व्यंजन। तो हम अभी पढ़ेंगे स्वर, दूसरा कौन सा था? व्यंजन। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं अगर पूछा जाए तो वे ध्वनियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाए। वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाए। कैसे? एक सामान्य सा प्रश्न आता है कि सर कैसे, स्वतंत्र रूप से कैसे? अब देखो, पहले लिखते हैं व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैं सॉरी, स्वर कितने होते हैं, तो मैं स्वर लिख देता हूं। हमारे पास स्वर होता है अ, उसके बाद आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, उसके बाद री, ए, आई, ओ और औ। तो इन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं। कैसे? मान लो मैंने ये ए लिया, मैंने ए लिखा, अब आप बोलो, इस ए को बोल लो। अब जितना लंबा चाहो इस ए को बोल पाओगे। अब बोल देखो ए, अब बोल पाओगे। अब यही अगर बोलूं मैं कै, आप इस कै को बोलो, ये व्यंजन है, ये कै हमारा क्या है? व्यंजन है। आप इसको बोलो तो क के बाद जब आप बोलोगे अगर क, तो उसके बाद जो ध्वनि है वो तुरंत बाद कौन सी शुरू हो जाएगी? ए की ध्वनि शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमने शुरू किया व्यंजन से, परंतु तुरंत बाद वह क्या हो गया? स्वर में बदल गया। मतलब इसको बोलने के लिए स्वर की सहायता ले ली हमने कहीं ना कहीं। ठीक है, तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु स्वर क्या है, वह स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उच्चारित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और जिनको जिनको सहायता ले उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। अब मान लो आपने बोल दिया कि सर इस कै में ए जुड़ा हुआ है, हमें ए बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे हलंत लगाओ, ये ए बाहर निकल गया। मतलब अगर किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है मतलब उसमें से स्वर बाहर निकल चुका है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं कै, उसके बाद अगर मैं ये लिखता हूं तो अब देखो क म ल। ठीक है, तो इनमें से हमने स्वर बाहर निकाल दिए। अगर हम स्वर वापस जोड़ेंगे तो ये कमल हो जाएंगे, तो इनके नीचे जो हलंत लगा हुआ है वह हट जाएगा और उनमें स्वर जुड़ जाएगा। तो इतना समझ आ गया कि स्वर और व्यंजन, तो स्वर उच्चारित होते हैं स्वतंत्र रूप से, उन्हें किसी की सहायता से नहीं बोला जाता, और व्यंजन जो होते हैं उन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। इतना समझ आ गया होगा आपको? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। चलो, अब होता क्या है कि हम स्वरों को अपने इस रूप में बहुत कम देखते हैं। स्वरों का प्रयोग अगर बोला जाए, अगर मैं बोलूं इनका प्रयोग मात्रिक रूप में ज्यादा होता है। मात्रिक रूप में अधिक। एक मिनट रुकना भी आप।
हाँ, अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल मतलब सदैव इनका प्रयोग मात्रिक रूप में नहीं होता, पर अधिक रूप से अधिकतम इनका प्रयोग क्या होता है, मात्रिक रूप में। ठीक है, अब जैसे तो अगर मैं बोलूं कि सीधा, अब हमने बोला था कमल, इनमें ए जुड़ा हुआ है, हर एक शब्द में ए, ये जो स्वर है ये जुड़ा हुआ है, पर दिख नहीं रहा है, मतलब केवल इसकी मात्रा लगी हुई है। परंतु अगर मैं लिखूं आकाश, तो कहीं ना कहीं हमें एक स्वर जो है, अगर मैं आकाश लिखता हूं तो कहीं ना कहीं एक जो स्वर है वह हमें अपने स्वतंत्र रूप में दिखता है। मतलब इनका प्रयोग अधिक रूप से जो मात्रिक रूप में होता है, परंतु सामान्य रूप से भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, जो वाक्य वाले प्रश्न आते हैं आपके, पंक्ति दे दी सही गलत वाली, तो उसमें कई बार आ जाता है कि स्वरों का प्रयोग केवल मात्रिक रूप में होता है। केवल नहीं भी, इनका स्वतंत्र रूप से भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, अब इनके मात्रिक रूप में मतलब इनकी मात्राएं क्या होगी, तो ए की मात्रा शून्य होती है। मैं लिख देता हूं नोट डाल के, इसकी क्या मात्रा, शून्य, मात्रा शून्य, अर्थात दृश्य रूप में नहीं होती, दृश्य रूप में नहीं होती। ठीक है, कैसे नहीं होती बताता हूं, एक मिनट को। अब देखो, अगर हम इसी को लेके चलते हैं, अगला क्या हुआ, आ की मात्रा, ये हमने ए की मात्रा कर ली, इसके बारे में लिख लिया कि इसकी मात्रा शून्य होती है और दृश्य रूप में नहीं होती। ये आपको अच्छे से और समझाता हूं। अगले देखो, पहले आ की मात्रा ये हो गई, ये जो छोटी ई है इसकी मात्रा आगे से घूमेगी और बड़ी ई की मात्रा पीछे से। ये ऊ है और ये औ है। ठीक है, ये री हल्की सी घुंडी लगती है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कृत्रिम, जब हम कृत्रिम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो ये कै में जो जुड़ा हुआ है वो री की मात्रा है। ठीक है, एक इसकी मात्रा एक हरी होगी और इसकी दोहरी हो जाएगी। ऐसे ही ओ की मात्रा होगी और इसी प्रकार औ की मात्रा होगी। तो ये है इनकी मात्राएं जिनका हम प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि केवल ए की मात्रा जो हमें मात्रा क्या मिलती है, दृश्य रूप में नहीं मिलती, देखने में नहीं मिलती। मान लो हम कमल का उदाहरण लेते हैं, एक हमने कमल लिखा, एक हमने आकाश लिखा। अब देखो, इसमें आपको सामान्य रूप से देख के आपको बता नहीं सकते कि इसमें ए जुड़ा हुआ है, मात्रा दिख नहीं रही है। हम अलग करेंगे तो निकल जाएगी, पर दिख नहीं रही। इसमें देखो, ये जो कै में जुड़ा हुआ है, ए तो चलो आ ही गया, पर कै में जुड़ा हुआ है आ की मात्रा, मतलब ये जो डंडी है ये हमें दिखेगी। ये क्या है, ये दृश्य रूप में दिखेगी। अब हमने ऐसे क्या लिखा था, कृत्रिम लिखा, बड़ा लिखते थोड़ा आपको अच्छा समझ आएगा, कृत्रिम लिखा। तो इसमें देखो, आपको री की मात्रा ये दृश्य रूप में दिख रही है, ये छोटी की मात्रा ये दृश्य रूप में दिख रही है, मतलब इनकी मात्रा आपको दृश्य रूप में दिखेगी। केवल एक ए है जिसकी मात्रा आपको दृश्य रूप में नहीं दिखेगी, जिसकी मात्रा को शून्य माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, हमारे स्वर हो गए। स्वर की संख्या आपको बता दी मैंने, कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, आप काउंटिंग कर सकते हो, मैं आपको नंबर भी लगा देता हूं। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 2 बच गए, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, तो इन दोनों को बोला जाता है अयोगवाह। अयोगवाह, इनको हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे आगे चल के। एक बार स्वरों पे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कुल स्वर। कुल स्वर कितने हो गए, 11। अब इनमें से 4 स्वर ऐसे हैं जो मूल है, 4 स्वर क्यों है, मूल है, मतलब 4 स्वर ऐसे जो मूल रूप में है और बाकी के उन चारों से हमने बना लिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हमको बताता हूं आगे। लो स्क्रीनशॉट एक बार।
हो गया। चलो इसको मैं मिटा ही देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिन बच्चों ने नोट्स बनाने हैं उन्होंने साथ साथ में नोट्स भी बना ही लिए होंगे। चलो अब अगर मैं बोलूं मूल स्वर, दो तरह के स्वर होते हैं। मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? एक हमारे पास अ होगा, एक ई होगा, एक उ होगा और एक री होगा। ये 4 है वो मूल स्वर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, यह होते हैं। बाकी के कौन से बच गए? बाकी के बचे कि हमारे पास सर आ बच गया, दीर्घ ई बच गई, दीर्घ उ बच गया, सॉरी लाइट गई है, ए बच गया, आई बच गया, ओ बच गया, औ बच गया, ये भी तो है। तो इन सभी को बोला जाता है संधि स्वर। क्या बोला जाता है इन्हें? संधि स्वर। मतलब दो वर्णों की संधि करके या दो स्वरों की संधि करके हमने इनका निर्माण किया है। कैसे किया है? तो देखो हमने आ को बनाया, जब हमने ए का मेल ऐसे ही कर दिया तो हमने क्या बनाया? आ बनाया। जब हमने ई का मेल ई से कर दिया तो ई बना लिया। वैसे ही हमने जब ऊ का मेल ऊ से कर दिया तो दीर्घ ऊ बना लिया। तो ये तो हो गया कि हाँ सर ये तो आसान है कि ए का मेल ए से आ बन गया, ई का मेल ई से ई बन गया, दीर्घ ई बन गया, ऊ का मेल ऊ से दीर्घ ऊ बन गया। ये तो समझ आते हैं। ये आगे वाले तो अगर हमने ए का मेल ई या दीर्घ ई में से किसी में से किया, अगर बोलो ए या आ का मेल, दोनों का कर लो, या अगर हमने ए या आ का मेल दीर्घ ई या दीर्घ ऊ से किया, मान लो ए का मेल ऐसे कर दिया, ए का सॉरी ए का मेल ई से किया, ए को ई से जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर उदाहरण बताऊं आपको, चलो एक मैं बीच में उदाहरण दे देता हूं आपको। एक संधि होती है प्रतियोग एक, सॉरी एक बार छोड़ो एक बार, हाँ अगर मैं लिखूं नर योग इंद्र, और इसका पूर्ण रूप में बनता है नरेंद्र, तो देखो इन दोनों में कहीं भी एक ही मात्रा नहीं दिख रही है, दिख रही है? नहीं दिख रही ना। पर यहां देखो हम जब मेल कर रहे हैं तो इसका अंतिम स्वर ए है, इस यहां पहला स्वर ई है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और इसी का मात्रा हमें दिख रही है क्योंकि इसका मात्रिक रूप ये होता है। मतलब क्या करेगा? ए या आ मिलके दीर्घ ई या ई से मिलते हैं तो ए बनता है। ठीक है। वैसे ही जब ए या आ का मेल ए से ही हो जाए तो वो क्या बनता है? आई बनता है। उसी प्रकार से ए या आ का मेल उ या दीर्घ उ से हो तो औ बनता है, और ए या आ का मेल ओ से हो तो औ बनता है। तो ये हमने कहीं ना कहीं ये जो किया है ये हमने संधि की है, ये हमने संधि करके इन सारे वर्णों को इन सारे स्वरों को बनाया है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? संधि स्वर। अब प्रश्न आ जाए कि सर हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। हिंदी में संधि स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने? 7 होते हैं। बच्चों के दिमाग में और होगा सर 7, थाला फॉर ए रीजन, इनका बर्थडे कल ही 7 जुलाई को ही निकल के गया है। ठीक है। बहुत बच्चों के फेवरेट अभी महेंद्र सिंह धोनी मेरे खुद के हैं। चलो तो संधि स्वर कितने हैं? 7 हैं। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। और कुल स्वर कितने हैं, तो 11। तो आपको एक आंकड़ा मिल गया कि कुल स्वर कितने हैं। कुल स्वर कितने हैं, तो 11 कुल स्वर है। ठीक है। आपको स्वरों का सारा समझ आ गया होगा। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो, आज हमने स्वर हमने शुरू कर ली है। स्वर अब मैं कोशिश करूंगा एक ही क्लास में, आने वाली एक क्लास में आपको स्वरों का वर्गीकरण है, उन्हें हम कई भागों में बांट सकते हैं, वो पूरे आपको एक ही क्लास में, मतलब आपका स्वर जो टॉपिक है वो पूरा 2 क्लासों में खत्म कर दें। उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजनों का कौन से व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, कौन से वर्गीकरण उनका होता है, ठीक है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक पढ़ लेना भी। और अगर किसी बच्चे को, देखो पुराने बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनसे आप रिव्यू ले सकते हो, एलडीसी के जितने भी करवाए हैं उनके उदाहरण तक मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं, और वो बोर्ड सीधे सीधे एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, अब भी आप बोल दोगे कि सर आपको कैसे पता कि ये उदाहरण आते हैं, तो हमने पेपर दिए हैं बहुत सारे, हम पेपर देते हैं, हम पेपर देखते हैं, तो पता चलता है कि हाँ यहां से एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भी, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसी टॉपिक के अगले भाग के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।